कवर किया था। तो इस वीडियो में हम दूसरा इसका पार्ट यूनिट 2 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं पिछली वीडियो में दिए गए होमवर्क का। जैसे आपसे ये पूछ रहा है कि घड़ी में बज रहे हैं 3, लेकिन उसी घड़ी को जब हम मिरर के सामने रखेंगे तो मिरर में कितना बज रहा होगा, ये आप लोगों से क्वेश्चन मैंने पूछा था। तो देखिए इसका एक ट्रिक होता है कि आपको ना इस क्या करना होता है, 11:60 में से माइनस करना होता है जो भी चीजें को, मतलब टोटल 12 आवर होते हैं तो 12 आवर को हम ऐसे लिख सकते हैं 11 आवर 60 मिनट। ठीक है, तो 3 आवर में दिया है, मिनट कुछ भी नहीं है तो इसको माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा 9 आवर और 60 मिनट्स आ रहा है, यानी टोटल कितने बजेंगे 10 बजेंगे। ये अगर पीएम में है तो ये भी किस में आएगा पीएम में। ठीक है बच्चों, तो 10 बज गए होंगे घड़ी में जब हम देखेंगे मिरर के थ्रू। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था, नंबर ऑफ इमेज निकालना था कि 2 मिरर है, उनके बीच का जो इमेज बन रहे कितने बन रहे हैं 6 इमेज बन रहे, तो उनको किस एंगल पे रखा जाए। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना था। नंबर ऑफ इमेज कितने बन रहे 6, 300 डिग्री, उसके बाद थीटा -1। ठीक है, ये 7 इधर जाके प्लस में आ जाएगा, माइनस का 1 है यहाँ पे तो इधर आके प्लस में 7 हो जाएगा, तो 7 = 360 डिग्री अपॉन थीटा। तो थीटा हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 7, तो ये अप्रोक्सीमेटली 50 डिग्री के करीब आ जाएगा। यानी उनको जब हम 50 डिग्री पे 2 मिरर को रखेंगे तो उनके बीच में रिफ्लेक्शन होगा और उससे कितने इमेज बन जाएंगे बच्चों 6 इमेज बन जाएंगे। आई होप कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन को किया होगा, तभी आप लोगों से बना होगा भी, क्योंकि जो बच्चे पढ़े होंगे उनसे तो कॉन्सेप्ट यही था, कुछ करना नहीं था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम रिफ्रैक्शन को स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन होता क्या है सर? देखिए रिफ्रैक्शन, आपने शीशे में आपका चेहरा दिख रहा है, किसके वजह से? रिफ्लेक्शन की वजह से। लेकिन आप कभी कभी एब्जॉर्व करते होंगे कि पानी में भी आपका चेहरा दिख जाता है। ये किसके वजह से दिखता है? ये दिखता है रिफ्रैक्शन की वजह से। रिफ्लेक्शन की वजह से मिरर में चेहरा दिखता है और रिफ्रैक्शन की वजह से पानी के अंदर चेहरा दिखता है। ठीक है, तो यही होता है रिफ्रैक्शन। तो इसमें होता है क्या, इट इज द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट, देखिए ये मान लो मीडियम ए है, A1 है, और ये मीडियम A2 है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो मुड़ जाती है। इसी फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं, इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं, इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, 2 टाइप के मीडियम होते हैं, एक होता है रेयर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। अब इस मीडियम को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? जब भी 2 मीडियम दिया रहता है तो उनके बीच हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इस्तेमाल करके बताते हैं कि कौन रेयर होगा, कौन डेंसर मीडियम होगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अनदर मीडियम तो डेंसर मीडियम होगा, जिसका कम होगा वो रेयर मीडियम होगा। समझते हैं, जैसे एयर एंड वाटर है। ठीक है, तो आपको भी पता है एयर में जो मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते रहते हैं, फ्रीली रहते हैं, कंपैक्टली पैक्ड नहीं होते हैं। लेकिन वाटर में जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं वो फ्रीली मूव तो करते हैं, लेकिन इसमें थोड़े क्या होते हैं, कंप्रेस्ड होते हैं। आपको पता है जब गैस को कंप्रेस्ड किया जाता है तो लिक्विड में बदल दिया जाता है, तो इसमें थोड़े से कंप्रेस्ड होते हैं। तो जिस मीडियम में पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं वो रेयर मीडियम होगा, जिस मीडियम में पार्टिकल्स फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं वो उसके कंपेयर डेंसर मीडियम होगा। जिसमें पार्टिकल्स
कंप्लीटली पैक्ड हो, जैसे सॉलिड, सॉलिड क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा, और जिसमें पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है, कंजेस्टेड ना हो एक दूसरे के ऊपर, तो वो कौन सा मीडियम हो जाएगा, वो रेयर मीडियम हो जाएगा। ऐसे कंपेयर करते रहते हैं। अब जैसे दूसरे में दे देगा कि वाटर एंड ग्लास, वाटर एंड ग्लास में कौन रेयर होगा कौन डेंसर होगा, तो वाटर कौन सा मीडियम हो जाएगा, रेयर मीडियम हो जाएगा। माना कि इसमें पानी मतलब मॉलिक्यूल्स कंप्रेस है, लेकिन यार ये सॉलिड से तो फ्रीली मूव करते हैं कि नहीं, तो ये रेयरर हो जाएगा। और ये जो ग्लास हो जाएगा सॉलिड है, इसमें पार्टिकल्स कंप्लीटली पैक्ड होते हैं, कंजस्टेड होते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन रेयर मीडियम होगा कौन डेंसर मीडियम होगा। अभी जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही आ गया, तो इसका डेफिनेशन होता है इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in air to the speed of light in another medium। कह रहा है कि ये रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट एयर और स्पीड ऑफ लाइट अनदर मीडियम, एयर के अलावा जो मीडियम दिया होगा उसमें उन दोनों के स्पीड के रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, उन दोनों की स्पीड के रेशियो को ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसको म्यू, इट इज डिनोटेड बाय, म्यू से डिनोट किया जाता है या फिर स्मॉल एन से, ठीक है। तो जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होता है, सी होता है, सी का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, ठीक है। तो उसको हम v से डिनोट कर देंगे। तो अब बताइए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी उल्टा है। तो इसीलिए जब भी हम μ1 और μ2 का रेशियो करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, v2/v1, ठीक है। मतलब अगर मान लो स्पीड ऑफ लाइट नहीं दिया है, कोई दो अलग अलग मतलब एयर मीडियम नहीं है, कोई और दो अलग अलग मीडियम दे दिया है, तो उन दोनों के भी स्पीड का रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे μ21 दिया है, पहले लाइट पहले कौन से मीडियम में जा रही है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और फिर उसके बाद वो जा रही है जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, v1/v2, हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप 8th क्लास में पढ़ते हैं, तो इससे आपको पता हो जाना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया होगा। तो जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अनदर, तो वो क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम बन जाएगा, और जिसमें कम होगा वो क्या होगा, वो रेयरर मीडियम बन जाएगा। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। आप देखो यहाँ पे रिफ्रैक्शन का डायग्राम है, इसको समझते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे लाइट आई, रिफ्रैक्टेड हुई, और यहाँ से देखिए अगर लाइट विदाउट एनी डेविएशन होती तो सीधे ऐसे निकल जाती, सीधे क्या हो जाती, ऐसे निकल जाती। लेकिन यहाँ पे पानी का मीडियम है, ग्लास का मीडियम है, जो भी मान सकते हो आप, ग्लास का है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, हाई है, तो ये क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा। वो क्या करेगी, इसको रिफ्रैक्ट करेगी, रिफ्रैक्ट करने से लाइट थोड़ी सी बेंड हुई, और बेंड होते हुए फिर जैसे ये बाहर निकलेगी, ये क्या होगी, ये फ्रीली मूव करेगी, क्या करेगी, फ्रीली मूव करेगी। देखिए
जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी थोड़ी नॉर्मल की तरफ, ये जो नॉर्मल दिख रहा है ना परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये क्या होगा, इसकी तरफ थोड़ी सी लाइट क्या होगी, बेंड करेगी, मुड़ेगी। लेकिन जैसे ही फिर ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो फिर क्या, लाइट फिर फ्रीली मूव करेगी। तो यही कंसेप्ट है इसमें का, ठीक है। और देखिए जो थोड़ा सा इसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, इसी को हम कहेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों। आप देखिए, अब हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन का एक इम्पोर्टेंट टर्म जो से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। When ray of light goes from rarer medium to denser medium, it bends towards normal। जैसे देखिए इसमें लाइट, ये एयर क्या है, रेयर मीडियम है, ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है। तो जब लाइट क्या करती है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। तो उसी कंसेप्ट को तो यहाँ पे लिखा गया है बच्चों। और इन दिस केस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इस केस में क्या होता है, जो आई होता है वो एंगल आर से बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है, क्योंकि जब लाइट मुड़ती है ना, ये वाला साइन है, जब लाइट मुड़ती है ना तो क्या होता है, इस एंगल को कम कर देती है, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है उसको कम कर देती है। तो जब भी ये क्वेश्चन बार बार आता है, एमसीक्यू में आता है, फिलिप्स में पूछ लेता है, कभी कभी इसका कंसेप्ट 2 मार्क्स में भी पूछ लेता है कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो उसके मुड़ने के कारण जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो बच्चों क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा, ठीक है। और दूसरा कंसेप्ट है कि व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो ये नॉर्मल से दूर भागती है। आपको भी पता है, आप किसी कंजेस्टेड एरिया में है, ठीक है, वहां पे आप थोड़ा, मतलब मान लो कंजेस्टेड रूम में, एक रूम में 4-5 लोग रह रहे हैं, आप थोड़ा कंजेस्टेड होके रह रहे हैं, दब दब के रह रहे हैं। लेकिन जैसे आपकी नौकरी लगी, आप कोई मेट्रो सिटी में चले गए, वहां पे आप 1 BH 2 BH के फ्लैट ले लिए, तो आप अब वहां पे फैल के रहेंगे, रहेंगे कि नहीं फैल के। तो ये जब लाइट डेंसर मीडियम में कंजेस्टेड ट्रेवल कर रही है, लेकिन जैसे ही फिर वो रेयर मीडियम में जाएगी तो वो फ्रीली मूव करेगी, तो नॉर्मल से दूर जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी बच्चों। तो नॉर्मल से जब वो दूर जाएगी तो जो ये एंगल ऑफ, इसमें जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा हो जाएगा कि नहीं। तो ये 2 केस आपको याद रखना है। पहले के लिए ये केस याद रखना है जब व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, और दूसरे के लिए ये केस याद रखना है व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये कंसेप्ट है, आप लोग नोट करना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस साल तो सीबीएसई के बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था, स्नेल्स लॉ पे, स्नेल्स लॉ पे ही क्वेश्चन आया था बच्चों। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था और एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया था और आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना था। तो स्नेल्स लॉ का क्वेश्चन 2026 के पेपर में आया था और उसमें भी कुछ ऐसा वो क्वेश्चन कर दिया था कि बच्चे का दिमाग घूम गया था। बच्चों मैं बताऊंगा क्या क्या किया था। तो पहला लॉ तो वही है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में रहते हैं, ठीक है। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक्स वाई प्लेन हो गया, वाई जेड प्लेन हो गया, जो भी प्लेन, या एक्स जेड प्लेन हो गया, जो भी प्लेन हम लेंगे तीनों के तीनों क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे। दूसरा क्या कहता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट for the light of a given color or for given pair of media. This law is law known as Snell's law। और इस लॉ को हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं।
तो रिफ्रैक्शन का जो सेकंड लॉ है बच्चों, रिफ्रैक्शन का जो सेकंड लॉ है वही क्या है, स्नेल्स लॉ है, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट है इसी को बाद में क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और मैंने तो अभी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा दिया था, जिसको म्यू से या स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो पेपर में इसके रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो देखिए क्वेश्चन क्या था, ऐसे नॉर्मल में नॉर्मल था, और यहाँ पे ऐसे रे आ रही थी, और देखिए यहाँ पे एंगल दिया था 30 डिग्री। अब काफी बच्चों ने क्या किया था, उस क्वेश्चन में इसी एंगल का यूज करके आर की वैल्यू निकाल लिए थे। लेकिन बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। तो आपको ये वाला एंगल क्या था, निकालना था, आपको ये वाला एंगल निकालना था। तो कैसे निकालेंगे ये वाला एंगल, सर 90 में से माइनस करके, क्योंकि आपको पता है कि जो नॉर्मल होता है वो प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री। तो 90 में से आप 30 माइनस कर दोगे तो 60। अब इस वैल्यू का उपयोग करके आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना था। तो देखो क्वेश्चन आया था 2026 के एग्जाम में, स्नेल्स लॉ, इसलिए वीवीआई टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, लॉज दोनों, रिफ्लेक्शन के और रिफ्रैक्शन के लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सम वैल्यूज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ अलग अलग वैल्यूज दिए गए हैं बच्चों, तो उस वैल्यूज को आप लोग देख ले एक बार। एयर के लिए जो वैल्यूज दी गई है वो लगभग 1 होता है, अप्रोक्सीमेटली 1 मान लेते हैं, 1.003 है। तो वैल्यू भी कभी कभी पूछ लेता है एमसीक्यू में, ठीक है। और किसका वैल्यू याद रखना है सर, डायमंड का। डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होता है 2.42 होता है, 2.42 याद रखना। बार बार एमसीक्यू में पूछता है, चाहे किसी भी स्टेट के बोर्ड एग्जाम आप क्यों ना दे रहे हो, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, पंजाब बोर्ड, ये डायमंड वाला क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो आपको एयर का याद रखना है, वाटर का याद रखना है 1.33, और आपको ग्लास का याद रखना है, और आपको डायमंड का याद रखना है। बस यही 4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद रखना है, पूरा याद नहीं रखना है। एक आपको एयर का याद रखना है, अप्रोक्सीमेटली 1 होता है, वाटर का 1.33, ग्लास का 1.52 और डायमंड का 2.42। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है डायमंड का, 2.42। ओके, चलो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एस्पेरिकल लेंसेस, अब हमने रिफ्रैक्शन अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अच्छे से समझ लिया। अब हम आते हैं लेंसेस, ठीक है। लेंसेस, आपने लेंस के बारे में सुना होगा, जी सर हमने सुना था कि लेंस क्या करता है, जंगल में आग लगाने का काम करता है। जब किसी सूखे पत्ते के ऊपर हम लेंस रख देते हैं तो लाइट फोकस करती रहती है एक पॉइंट पर, और जिसके कारण क्या होता है, उस पॉइंट पर पत्ते का, आपको पता है कि इग्निशन टेम्परेचर काफी लो रहता है, वो जल्दी फायर को इजीली कैचअप कर लेते हैं, तो इसी कारण वो जल्दी जलना स्टार्ट कर जाते हैं। तो उसमें हमने लेंसेस का यूज किया था। लेकिन बेटा वो बचपन की बात है, अब थोड़ा और पढ़ लेते हैं प्रोफेशनल तरीके से कि और कहाँ कहाँ लेंसेस का यूज होता है, ठीक है। The lenses which are used in making of glasses of watch, spectacles are known as spherical lenses. जी हाँ, आप घड़ी जो पहनते हैं, जो हैंड वॉच होता है, जो चश्मे होते हैं, उनके ग्लासेस में जो लेंस यूज किया जाता है, उसी लेंस को हम क्या कहते हैं, स्पेरिकल लेंसेस कहते हैं। स्पेरिकल लेंसेस 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है कनकेव लेंस और एक होता है कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो देखिए, जब 2 स्पेरिकल लेंसेज को जोड़ा जाता है और वो अंदर की तरफ थोड़ा सा धसा होता है, अंदर की तरफ, यानी बीच में थोड़ा सा पतला और साइड साइड
मोटा होता है वो लेंस को हम क्या कहते हैं, कनकेव लेंस बोलते हैं। और जो लेंस बाहर की तरफ उभरा रहता है, यानी बीच में मोटा होता है और साइड में पतला, उस लेंस को हम क्या बोलते हैं, उस लेंस को हम बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो बीच में पतला, किनारे मोटा, कनकेव लेंस, बीच में मोटा किनारे पतला तो कन्वेक्स लेंस, ऐसे आपको याद रखना है। तो कनकेव और कन्वेक्स लेंसेज के बारे में अब डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। आप लोग एक बार ध्यान दीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा वाटर पी लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए, तो कन्वेक्स लेंस, ए लेंस में हैव टू spherical surface bulging outwards is known as कन्वेक्स लेंस। कह रहा है कि वैसा लेंस जिसमें दो स्पेरिकल सरफेस हो और बाहर की तरफ निकला हुआ हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस। ठीक है, मिड पॉइंट पे थिकर होता है एज कंपेयर टू एजेस, इट हेल्प्स इन कन्वर्ज ऑफ रे, सो इसको हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। कन्वर्ज ऑफ लेंस रेज का मतलब क्या है, इस लाइन को थोड़ा देखिएगा। कन्वर्ज ऑफ रेज ऑफ लाइट मतलब आने वाली रे को आफ्टर रिफ्रैक्शन एक पॉइंट पे मिलाता है। जब लाइट आती है ना, जब लाइट आती है, रिफ्लेक्ट होती है और टकराती है, देखिए, और एक पॉइंट पे मिल जाती है बच्चों। बहुत इजी चैप्टर है यार। तो एक कन्वर्ज करने में मदद करता है रेज ऑफ लाइट को, तो इसीलिए इसको हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। कनकेव मिरर, अरे भाई यहाँ पे मिरर कौन लिख दिया है, ये जो स्लाइड्स बनाते हैं लगता है शो के बनाते हैं। कनकेव लेंस होगा, ठीक है। ये कनकेव लेंस है ना, ये कनकेव मिरर से बिल्कुल क्या होता है, उल्टा होता है बच्चों, बिल्कुल उल्टा होता है। तो आपको याद होगा कि कनकेव मिरर कन्वर्जिंग में मदद करता है, लेकिन ये कनकेव लेंस डाइवर्जिंग में मदद करेगा। ए लेंस में हैव टू स्फेरिकल सरफेसेस पुलिंग इनवर्ड्स, इट इज नोन एज कनकेव मिरर। अंदर की तरफ जिसका सरफेस धसा हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कनकेव मिरर, कनकेव लेंस। मेरे से भी मिरर बोला जा रहा है क्योंकि मैंने देख लिया है मिरर, लेकिन आप लोग इसको अवॉइड कीजिएगा, कनकेव लेंस हो जाएगा। ठीक है, इट इज थिनर एट मिड, ये मिड पे थिनर होता है एज कंपेयर टू एजेस, बीच में पतला होता है अगर किनारे से कंपेयर किया जाए। डाइवर्ज करता है रेज ऑफ लाइट को, इसीलिए इसको हम डाइवर्जिंग बोलते हैं। बोला नहीं, ये बिल्कुल ही बिल्कुल कनकेव मिरर का उल्टा है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए डाइवर्ज, ये रे को डाइवर्ज करेंगे उस्ताद जी, और ये रे को क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगे, और ये क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ टर्म है जो आपको पता होना चाहिए। देखिए, मिरर के सेंटर पॉइंट को हम पोल बोलते थे, लेकिन इसके सेंटर पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता है, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पॉइंट को 2f बोला जाता है। क्या बोला जाता है, 2f बोला जाता है। ठीक है, और फोकस को f बोला जाता है। इसमें दो फोकस होते हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी दो 2f होते हैं। जो लेंस के लेफ्ट साइड होते हैं वो 2f1 f1 होता है, और जो राइट साइड होते हैं वो f2 और 2f2 होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा हो। ठीक है, देखो लेंस में क्या होता है कि जब लेफ्ट साइड इमेज बन रहा हो, लेफ्ट लेफ्ट इधर, तो कौन सा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज। लेकिन सर हमने तो मिरर में
पढ़ा था कि जब मिरर में लेफ्ट साइड बनता है तो रियल बनता है एंड इन्वर्टेड बनता है। हाँ बच्चों पढ़ा था। इसलिए ना लेंस और मिरर को समझने में बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, दोनों उल्टा होते हैं, सिमिलर कंसेप्ट दोनों में नहीं है, चेंज हो रहे हैं ना। जो काम मिरर में कनकेव करता था, लेंस में वो काम कौन करता है, कन्वेक्स करता है। तो चेंज हुआ है तो ये भी चेंज होगा। और लेंस के जो राइट साइड बनेगा वह उधर कौन सा इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा। और आपको पता ही है कि रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है, ये तो सेम ही रहेंगे। वर्चुअल हमेशा सीधा और रियल हमेशा उल्टा। ठीक है, आई होप कि आपको ये टर्म आ गए होंगे समझ में। तो चलिए अब बिना देरी के करते हैं रे डायग्राम का फॉर्मेशन। रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में बार बार पूछता है, यहां से तो क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो रूल्स पढ़ लेते हैं रे ऑफ डायग्राम। ठीक है, कह रहे कि व्हेन रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ये तो हमने सर मिरर में भी पढ़ा था कि जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, जैसे मान लो ये कोई कनकेव लेंस है, तो क्या होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन होगी वो किससे होके, किस पॉइंट से होके गुजरेगी, फोकस से होके गुजरेगी। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए कि ये पॉइंट सर कहाँ काम आते हैं। ये पॉइंट आते हैं रे डायग्राम के फॉर्मेशन में। अभी हम जब रे डायग्राम का जिक्र करेंगे ना तो आपको ये रूल्स में बताऊंगा। When ray of light directly passes through focus, it becomes parallel to the principal axis. अब जब रे ऑफ लाइट क्या होती है, डायरेक्टली पास करेगी फोकस से, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जैसे मान लो कि यहाँ पे फोकस है, तो डायरेक्ट फोकस से पास कर रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, इसमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है। When ray of light passing through optical center, it emerge without any deviation. और ये तीसरा इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि इसके सेंटर में एक पॉइंट होता है जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो जब रे ऑफ लाइट यहाँ से पास करेगी तो ये विदाउट एनी डेविएशन पास करती चली जाएगी। ठीक है बच्चों, तो तीन रूल्स आपको याद रखने हैं। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से होके गुजरेगी। जब डायरेक्ट फोकस से होके गुजर रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। और जब वो डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजर रही है डायरेक्ट, तो विदाउट एनी डेविएशन वो डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से ही इमर्ज होगी। ठीक है, रे डायग्राम एंड इमेज फॉर्मेशन का टॉपिक आ गया है, तो एक बार इस पे नजर मार लेते हैं, फिर रे डायग्राम को हम समझेंगे एक एक। देखिए, इन्फिनिटी और फोकस भाई भाई होते हैं। मैं बार बार बच्चों को समझाता हूँ कि इन्फिनिटी और फोकस भाई भाई आते हैं। अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन में इन्फिनिटी आएगा तो इमेज पोजीशन में फोकस आएगा। अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन में फोकस आएगा तो इमेज फॉर्मेशन में क्या आएगा बच्चों, इन्फिनिटी आएगा ही आएगा। तो ये दोनों भाई भाई हैं, तो इसीलिए आपको हमेशा ये दूसरे से चेंज होते जाएंगे। ठीक है, बाकी जैसे मिरर में सी का सी होता था, तो यहाँ भी 2f का 2f होगा, बस यहाँ पे 1 2 लगा देना। 1 पे रहेगा तो 2 पे बनेगा, 2 पे रहेगा तो 1 पे बनेगा, क्योंकि आपको भी पता है इसमें 2 फोकस होते हैं और 2f होते हैं। ठीक है, यानी फोकस के 2 गुना लेंथ होता है। तो ये बस दिमाग में बैठा लो कि फोकस इन्फिनिटी एक दूसरे को हमेशा चेंज करेंगे। अब मैं कराने जा रहा हूँ रे डायग्राम और इमेज फॉर्मेशन। तो देखिए, इन्फिनिटी ये कहाँ है बच्चों, ऑब्जेक्ट पोजीशन पे। तो इमेज पोजीशन पे क्या आएगा सर, फोकस ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। और ये बात हो रही है कन्वेक्स लेंस की। किस लेंस की बात हो रही है, कन्वेक्स लेंस की। कन्वेक्स लेंस में हमेशा इमेज जो बनता है वो लेंस के राइट साइड बनता है, यहाँ बनता है। ठीक है,
हमेशा राइट साइड बनता है तो यहाँ पे F2 रहेगा, आपको भी पता है इधर F2 रहता है। लेकिन फोकस तो चेंज होगा ही होगा इन्फिनिटी से, जैसे मैंने बोला था ऑब्जेक्ट पोजीशन पे इन्फिनिटी है तो इमेज पोजीशन पे फोकस है। फोकस बहुत छोटा पॉइंट होता है तो यहाँ पे बहुत छोटा इमेज बनेगा। और आपको पता है कि मैंने बताया था कि लेंस में जो रियल इमेज बनता है वो राइट साइड में बनता है, ठीक है। लेकिन मिरर में कहाँ बनता था, लेफ्ट साइड में बनता था। इधर कहाँ बन रहा है, राइट साइड में बन रहा है, ये राइट साइड में बन रहा है, ठीक है। तो राइट साइड में रियल एंड इन्वर्टेड। फिर जब हम उसको इन्फिनिटी से आगे ले जाएंगे यानी 2f और इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे तो जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, देखिए एक इन्फिनिटी फोकस है तो चेंज होगा ही होगा। और यहाँ पे 2f1 पे था तो 2f2 के बीच में बनेगा। बीच में बन रहा फोकस और 2f के बीच में तो बहुत छोटा नहीं बनेगा, बहुत छोटा तो फोकस पे बनता है तो थोड़ा सा छोटा बनेगा। तो यहाँ पे बस डिमिनिश्ड लिख देते हैं और रियल एंड इन्वर्टेड इस केस में बनेगा। बोला था ये 2f बहरूपिया है सी के रूप में, मतलब मिरर में इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, लेकिन लेंस में ये बहरूपिया बन के आ जाता है 2f के रूप में। तो जब 2f पे होगा f1 पे होगा तो 2f2 पे होगा, कोई इसका चेंज नहीं होता है। और यहाँ पे सेम साइज का बनेगा। आपको भी पता है कि आपने भी पढ़ा है कि मिरर के केस में सेम साइज का इमेज कहाँ बनता था, जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे। तो वहीं पे जब लेंस में भी जब ऑब्जेक्ट को 2f पे रखेंगे तो 2f पे इमेज बनेगा तो सिमिलर साइज का बनेगा और रियल एंड इन्वर्टेड इस केस में बनेगा। फिर जब हम 2f के आगे ले जाएंगे f1 और 2f के बीच में रखेंगे तो ये कहाँ बनेगा, 2f2 और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। फोकस आएगा तो इन्फिनिटी को चेंज करेगा ही चेंज करेगा। तो यहाँ पे बड़ा बनेगा बच्चों, क्यों बड़ा बनेगा, क्योंकि इन्फिनिटी जुड़ जा रहा है ना, इन्फिनिटी जुड़ जाएगा। इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, बड़ा ही होता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये बीच में बन रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, बड़ा होगा। और इस केस में भी रियल एंड इन्वर्टेड। फिर फोकस पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। मैंने बोला है फोकस और इन्फिनिटी चेंज होंगे और इमेज वुड नॉट बी फॉर्म्ड, मतलब कह रहा है इन्फिनिटी में बन रहा है तो इधर इमेज बनेगा ही नहीं बनेगा, ठीक है। मतलब अनुमान नहीं लगा सकते हैं ना कि कितना बड़ा बनेगा क्या बनेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा है एनसीईआरटी, इमेज वुड नॉट बी फॉर्म्ड। अब लास्ट केस जो हमने पढ़ा था ना मिरर के केस में, फोकस एंड पोल के बीच में, तो वही है। उसमें क्या बनता था कि मिरर के राइट साइड बन जाता था और इसमें क्या होगा, लेंस के लेफ्ट साइड बन जाएगा, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पे लिखा है ऑन द सेम साइड। तो जब f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो सेम साइड, जिस जिस साइड हमने ऑब्जेक्ट को रखा था उसी साइड इमेज बन जाएगा। इस केस में बड़ा बनेगा और इस केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, क्योंकि इस केस में वर्चुअल इमेज कहाँ बनता है बच्चों, वर्चुअल इमेज हमेशा लेफ्ट साइड में बनता है। किस साइड में, लेफ्ट साइड ऑफ लेंसेस, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये इमेज फॉर्मेशन का डिस्टेंसेस से समझ में आ गया। ये देखिए अब हम उस रूल का इस्तेमाल करेंगे जो रूल्स हमने पढ़ा था। पहला रूल क्या कह रहा था कि देखिए इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे है तो रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। आफ्टर रिफ्रैक्शन वो किस पॉइंट पे मिलती है, फोकस पे मिलती है, मिलती है कि नहीं। तो फोकस पे इमेज बन जा रहा है, छोटा बन रहा है, और इस साइड बन रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। देखिए फिर हम इसको आगे ले गए, इन्फिनिटी और 2f के बीच में रखे, 2f1 के बीच में रखे। तो जो पैरेलल ले है प्रिंसिपल एक्सिस से वो डायरेक्टली किससे पास हो जाएगी, फोकस से। और एक रे देखिए, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो बिना डेविएशन के इमर्ज हो जाती है, विदाउट एनी देखिए विदाउट एनी डेविएशन वो क्या हो जा रही है, इमर्ज हो जा रही है। थोड़ा सा पेन इधर उधर चल जा रहा है, ठीक है। और उल्टा इमेज बनता है हमेशा, रियल बनता है तो कैसा बनेगा, उल्टा इमेज बनेगा। तो वही यूजेस आ रहे हैं। देखिए जो भी पैरेलल है फोकस होकर गुजर जा रही, विदाउट और इमेज जहां बन रहा है वहां पे बन जा रहा है।
ये भी पैरेलल है तो फोकस से होके गुजर जा रही है, और ये ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट एनी डेविएशन होके पास हो जा रही है, और जहां पे क्रॉसिंग हो रहा है वहां पे इमेज बन जा रहा है। ठीक है, ये कौन सा केस है, जब हम ऑब्जेक्ट को 2f1 और f1 के बीच में रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, 2f2, 2f का 2f होगा और फोकस का क्या जाएगा बच्चों, इन्फिनिटी। तो इन दोनों के बीच में बनेगा, बिटवीन द 2f और इसके बीच में, इस केस की बात करें तो देखिए यही तो बात है, बाकी और क्या है, कुछ नहीं है। और लास्ट में देखिए फोकस पे रखे हैं तो ये तो पैरेलल निकल जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे पास होगा, फोकस से होके पास करेगा, और ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है तो विदाउट एनी डेविएशन ये पास हो जाएगा। देखिए जो रूल्स हमने पढ़ा था रे डायग्राम में, वही रूल्स रे डायग्राम के फॉर्मेशन में बार बार यूज हो रही है। कहीं मिलता नहीं है तो हम अनुमान लगा रहे थे कि इन्फिनिटी पे बनेगा, और इन्फिनिटी पे पता नहीं कहाँ बनेगा, इसलिए एनसीईआरटी डायरेक्ट एक लाइन लिखते रहता है, इमेज वुड नॉट बी फॉर्म्ड। अब देखिए जब हम इसको यहाँ से और यहाँ ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखे हैं तो रे ऑफ लाइट वैसे पास गई है, लेकिन क्या होता है यहाँ का डिस्टेंस बहुत नजदीक है, तो रे क्या होती है, थोड़ी सी पीछे की तरफ रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे पीछे की तरफ रिफ्रैक्ट होके पीछे की तरफ एक इमेज बना लेती है, सीधा इमेज बनता है, एनलार्ज बनता है, बड़ा बनता है। और देखिए लेफ्ट साइड यानी सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर लेंस के केस में होता है तो वर्चुअल इमेज बनता है, और मिरर के केस में होगा तो जल्दी बताओ क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो बस यही 6 केसेस आते हैं, आपको ये लास्ट केस याद, यूनिक केस पूछता है। ठीक है, तो ये लास्ट केस आपको याद रखना होगा बच्चों, ये लास्ट केस आपको याद रखना होगा। चलिए बात कर लेते हैं, कन्वेक्स लेंस की बात हो गया था, अब कनकेव की बात करते हैं। ये इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि ये क्या करता है, ये आने वाली रे को डाइवर्ज करता है, यानी उसको क्या करता है, डेविएट ज्यादा करता है, फैलाता जाता है। तो पहला ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो पैरेलल ले आएगी और ये डेविएट हो जाएगी, लेकिन फिर रे थोड़ा सा बैक बाउंस होगी, रिफ्रैक्टेड बैक, और बैक होके वो कहाँ पे बनेगी, वो बनेगी फोकस पे बनेगी। तो ठीक है, तो अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस यानी f1 पे बनेगा, और फोकस पे बन रहा है तो हाईली डिमिनिश्ड जिसको हम एचडी बोल सकते हैं, और फिर इधर बन रहा है सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। ठीक है, अब देखिए जब हम फोकस से आगे बढ़ाकर कहीं भी ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं तब क्या होगा, मैंने बताया पैरेलल जाएगी तो ये डेविएट करेगी, तो ये रे को ऐसे निकाल देगी, तो रे क्या होगी, फोकस से होकर गुजर जाएगी, और एक रे डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से होकर मूव करेगी तो विदाउट एनी डेविएशन निकल जाएगी, और जहां पे क्रॉसिंग हो रहा है बच्चों वहीं पे हमारा क्या बन जाएगा, वहीं पे हमारा बन जाएगा इमेज। तो इमेज कहाँ बन रहा है इस केस में, तो इस केस में इमेज फॉर्म्ड बिटवीन द f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। इस केस में बस बड़ा नहीं बनेगा, छोटा भी नहीं, बहुत छोटा भी नहीं बनेगा, छोटा बनेगा तो डिमिनिश्ड बनेगा। ठीक है, और इस सेम साइड बन रहा है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, हमेशा फोकस और इन्फिनिटी एक दूसरे को इंटरचेंज करते ही करते। ये दूसरा केस है, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है, इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो फोकस इन्फिनिटी को कौन इंटरचेंज करेगा, फोकस। तो देखिए इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस एंड
ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फोकस को कौन इंटरचेंज करेगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को कौन इंटरचेंज करेगा, फोकस। एक दूसरे को हमेशा ये चेंज करेंगे। तो हमने इमेज फॉर्मेशन और रे डायग्राम जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को इजी वे में समझकर कवर कर लिया है बच्चों। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। नहीं, लास्ट नहीं, अभी एक और भी है। तो मैग्निफिकेशन को हम समझ लेते हैं, उसके बाद हमारा साइन कन्वेंशन, फिर पावर ऑफ लेंसेज। ठीक है, बस। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द, यहाँ पे इमेज लिखा है, यहाँ पे इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी एम होता है एच आई बाई एच ओ, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को हम क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन। इसका एक और फॉर्मूला होता है वी बाई यू। मिरर वाले केस में हम पढ़े थे माइनस का वी बाई यू, लेकिन इस केस में हम पढ़ते हैं वी बाई यू। याद रखिएगा, बस माइनस का अंतर होता है। माइनस किस में रहेगा? मिरर के मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला में, लेंस के मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला में ओनली वी बाई यू। ठीक है, ये तो फॉर्मूला दोनों में कॉमन होता है। ठीक है, अगर लेंस फॉर्मूला की बात करें तो 1/f=1/v-1/u। और मिरर फार्मूला की बात करें तो 1/f=1/v+1/u। ये हमारा क्या होता है? मिरर फार्मूला होता है, मिरर फार्मूला। और ये हमारा क्या होता है? लेंस फार्मूला। ठीक है, ये हमारा लेंस फार्मूला होता है, ये हमारा क्या होता है? मिरर फार्मूला। अब हमारा है टॉपिक है साइन कन्वेंशन। कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, हमें समझना है। तो देखो, कनकेव मिरर और लेंस का जो फोकल लेंथ होता है ना एफ, वो हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम बात करें तो कन्वेक्स चाहे मिरर हो या फिर लेंस हो, इसका जो एफ होगा हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, और रियल इमेज बनेगा तो नेगेटिव वही होता है, और वर्चुअल इमेज बनेगा तो पॉजिटिव। बस यही तो है बात। रियल इमेज इसमें बन रहा है तो नेगेटिव होगा, और वर्चुअल इमेज बन रहा है तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, और बाकी यू तो हमेशा नेगेटिव होता है। यू हमेशा क्या होता है? हमेशा नेगेटिव होता है। तो यही है साइन कन्वेंशन। यू हैव पावर ऑफ लेंसेज। पावर ऑफ लेंसेज क्या होता है? एनसीईआरटी के लाइन के थ्रू हम समझते हैं। देखिए, कोई भी जो लेंस होता है ना, लेंस क्या करता है? किसी भी दो टाइप्स के लेंस है, या तो रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करेगा या रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करेगा। तो रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की जो कैपेसिटी होता है, उसी को हम कहते हैं, जो एबिलिटी होता है उसी को हम कहते हैं पावर ऑफ lenses. You have already learnt that the ability of the lens of converge or diverge light ray depend on its focal length. तो रे किस पे डिपेंड करता है? फोकल लेंथ पे। तो इसलिए पावर का जो फॉर्मूला आ गया बच्चों, P इज इक्वल टू 1/f। कब? जब f मीटर में दिया हो। अगर जब f सेंटीमीटर में बहुत कॉमन है तो उसका फॉर्मूला यूज करना 100/f। आपको भी पता है कि 1 मीटर होता है 1/1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं? तो वही यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 ऊपर चला जाता है। तो अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया तो फॉर्मूला यूज करना 100/f। अगर फोकल लेंथ मीटर में दिया है तो फॉर्मूला यूज करना 1/f। ठीक है, पावर का जो ऐसा यूनिट होता है डायोप्टर होता है, डी। डायोप्टर, जिसको कैपिटल से डी से डिनोट किया जाता है। कनकेव, ये बार बार पूछता है, कनकेव लेंस
और कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस के लिए हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और कन्वेक्स लेंस के लिए, ओ सॉरी सॉरी बच्चों, ये इसके लिए नेगेटिव होगा, और कन्वेक्स लेंस के लिए हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सीधी सी बात है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है फोकल लेंथ पे। तो कनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा क्लास यहीं पे होता है एंड। ठीक है, आई होप कि आपको रिफ्रैक्शन का यूनिट अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों ने रिफ्लेक्शन नहीं देखा होगा, रिफ्लेक्शन वाला वीडियो, जस्ट इसके ऊपर ही वीडियो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, तो प्लीज उसको देख ले। और यार थोड़ा सा सपोर्ट किया आप लोगों की जरूरत है। अगर आपका लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब भी कर ही देना। ठीक है, सपोर्ट करोगे यार तभी हम भी मोटिवेट होके काम कर पाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि थोड़ी सी सपोर्ट करने की हैबिट आप लोग बनाइए, ताकि मैं भी थोड़ा और मोटिवेट हो सकूँ। हाँ, बच्चे मेरे मुझे पहचान रहे हैं, वो लोग मेरे वीडियो का इंतजार कर रहे हैं, तब मैं और मोटिवेट होके वीडियो बना पाऊंगा। चलिए, तो इसी के साथ लेते हैं अलविदा, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक में, एक नए वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।